Hello everyone, I am Lakshya Arora, the founder of TechList Community. It's a student platform made for the students and by the students, and our aim is to share free knowledge with everyone. So today we are going to cover the part 4 of probability and random process, and इसमें हम random process के बारे में पढ़ रहे होंगे. What is random process? What is the classification types? उसके बाद averages and random process and all. ठीक है, तो अब तक हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड आज इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं. पार्ट 4 कवर करते हैं, पीआरपी एंड रैंडम प्रोसेस. सो यस, थोड़ा पहले बेसिक कवर करते हैं, जब तक कवर करते आ रहे हैं. उसके बाद हम रैंडम प्रोसेस पे आएंगे. यस यस, तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज पीडीएफ, व्हाट इज सीडीएफ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्या था? पीडीएफ बस पॉइंट प्रोबेबिलिटी है ना. सीडीएफ बस जिस पॉइंट तक लिखा है वहां तक सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, राइट. एंड रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वो आपके हर सैंपल स्विच में हर आउटपुट को एक एक रियल वैल्यू देता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डाई टॉस कर रहा हूँ, उसका आउटकम से मान लो 1 2 3 4 5 6, देन ये हर आउटकम को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल. अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे रैंडम प्रोसेस की तरफ. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रैंडम प्रोसेस होता क्या है. सो देखो, हमारे पास कुछ वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म्स होती हैं. जैसे आपके बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ, जिसमें हम पढ़ते हैं वेवफॉर्म्स के बारे में, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो जो मेरी वेवफॉर्म बनी है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि मेरी करंट वेवफॉर्म है. ठीक है, अब क्या ये एफ ऑफ टी है. तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, वेवफॉर्म्स होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं. द फर्स्ट वन इज डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स एंड द सेकंड वन इज रैंडम सिग्नल्स. डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स मतलब कि टू टाइम की इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, यानी कि टाइम कुछ भी हो, उनकी वैल्यू टाइम से इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता है. दी सेकंड सिग्नल्स आर रैंडम सिग्नल्स. वो क्या होता है? वो टाइम के साथ वेरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम इक्वल टू 0 है तो कुछ और होगा, अगर टाइम इक्वल टू टी है तो कुछ वैल्यू होगी, बट वो वैल्यू शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, सो दैट इज रैंडम सिग्नल. अब देखो, जब ये टाइम पे डिपेंडेंट है तो उसकी स्टडी करना या एट दी एग्जैक्ट मोमेंट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, so it is not possible to determine the value at each instant, but we may describe it in terms of its average power, spectrum distribution and probabilistic functions. तो देखो, जो रैंडम सिग्नल्स होते हैं उनको मैं मीन, वेरिएंस, इन सब के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पहुंच पाऊंगा, बट उसकी स्टडी कर पाऊंगा. ठीक है, सो दिस स्टडी ऑफ रैंडम सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज व्हाट रैंडम प्रोसेस. ठीक है, तो रैंडम प्रोसेस में हम रैंडम सिग्नल्स की स्टडी कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन लाइक दीस. ठीक है, सब पढ़ेंगे अभी. सो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजिंग अ रैंडम सिग्नल इज कॉल्ड अ रैंडम प्रोसेस. ठीक है, सो रैंडम प्रोसेस का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया. एक रैंडम सिग्नल होता है, दैट कैन बी वोल्टेज, करंट और एनीथिंग, जो कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो वी कांट मेजर इट्स एग्जैक्ट वैल्यू एट एग्जैक्ट टाइम. तो उसकी स्टडी करने के लिए हम प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं, लाइक मीन, वेरिएंस, डेविएशन, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम प्रोसेस. अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं. रैंडम वेरिएबल क्या था? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन था जो कि एक रियल नंबर असाइन कर रहा था हर आउटकम को. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बार बताया था कि मान लो एक डाइस को टॉस कर रहा हूं मैं, तो 6 आउटकम पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हर आउटकम को एक वैल्यू असाइन करना, एक रियल नंबर असाइन करना, इज व्हाट अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, सो फंक्शन दैट असाइंस अ रियल नंबर टू एवरी आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट. सो दैट वाज व्हाट अ रैंडम वेरिएबल. अब हम पढ़ते हैं रैंडम प्रोसेस की तरफ. रैंडम प्रोसेस क्या होता है? फंक्शन दैट असाइंस अ टाइम फंक्शन टू एवरी आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम प्रोसेस इज जस्ट लाइक रैंडम वेरिएबल. जस्ट यहाँ पे क्या डिफरेंस है? रैंडम वेरिएबल हर एक आउटकम को एक रियल नंबर असाइन कर रहा था, जबकि रैंडम प्रोसेस हर आउटकम को एक टाइम का फंक्शन एलोकेट करेगा. ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल से समझते हैं.
जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। रैंडम प्रोसेस क्या करता है, हर आउटकम को एक टाइम का फंक्शन देता है, ठीक है। एग्जाम्पल, consider a random experiment of tossing a dice at t equal to 0 and observing the number on the top face। मान लो मैं एक डाइस को टॉस कर रहा हूँ और मैं उसके जो टॉप पे नंबर आता है लाइक 1 2 3 को 5 6 उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, आइदर द फेस कैन बी 1, आइदर 2, आइदर 3, आइदर 4, आइदर 5, आइदर 6। तो सैम्पल स्पेस मैंने बना दिया, यहाँ पे सैम्पल स्पेस बना है 1 2 3 4 5 6। अब देखो हर हर एक सैम्पल स्पेस में हर एक आउटकम को एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन देना इज व्हाट अ रैंडम प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 को दे दिया x1t इक्वल टू -5, ठीक है। x2t दे दिया मैंने -4, x दे दिया 4, x4 दे दिया 5, x5 दे दिया +3, x6 दे दिया -3। तो देखो ये टाइम के फंक्शंस है। अब देखो टाइम के फंक्शंस कांस्टेंट भी हो सकते हैं, है ना। अगर मैं लिखूं आपको कि xt इक्वल टू 1, सो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये तो कांस्टेंट है, नहीं ये कांस्टेंट है, बट क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है सो वी आर कॉलिंग इट एज अ टाइम फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं ऐसे कि xt इक्वल टू t, तो ऑब्वियसली टाइम फंक्शन है ही है ना। जस्ट रिमेंबर दिस, यहाँ पे सैम्पल स्पेस है, हर आउटकम को मैंने एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दे दिया, चाहे कांस्टेंट हो चाहे एक्चुअली t के साथ वेरी कर रहा हो। सो दैट इज व्हाट allocating a random time dependent function to every outcome। So we arbitrarily assigned a function of time. Hence, these sets of function x1t, x2t, x3t up to so until xxt represents a random process। So देखो अब सैम्पल स्पेस है कहाँ मेरा, तो set of x1t, x2t, x3t, x4t, x5t, x60 represents a random process, right। तो क्या था, सैम्पल स्पेस में जितने को भी मैं एलोकेट करूंगा उन सबका कलेक्टिवली सेट इज कॉल्ड अ रैंडम प्रोसेस, राइट। सो बहुत इजी था। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि हर वेरिएबल को, हर एक आउटकम को एक रियल नंबर असाइन करना। एंड रैंडम प्रोसेस क्या होता है, हर आउटकम को एक एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। सो हेंस दी सेट्स ऑफ फंक्शन x1t, x2t रिप्रेजेंट द रैंडम प्रोसेस। सो यहाँ से एक चीज पता चल गई कि जो रैंडम प्रोसेस होगा वो एक सेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x1 से x तक का 6 सेट है हमारे पास, ठीक है। सो हेंस दिस सेट रिप्रेजेंट्स अ रैंडम प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अ रैंडम प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ x s t। देखो यहाँ सेट है, सेट ऑफ इंडिविजुअल पेयर्स इज कॉल्ड अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। सेट ऑफ इंडिविजुअल पेयर्स is what a random process। Here all of them are a function of real variable t। आप देखो चूंकि हर चीज टाइम पे डिपेंडेंट है, सो वी आर सेइंग दैट ऑल ऑफ दीज फंक्शंस, ऑल ऑफ देम आर द फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल टी। ठीक है, तो टी मेरे पास एक वेरिएबल या पैरामीटर हो गया जो कि एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एस क्या है, एस है मेरे पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब मैं जिस जगह स्टडी कर रहा हूँ ना, वो चीज सैम्पल स्पेस है, ठीक है। So that is sample space। So random process is a collection of set of x, s, t। Here all of them are a function of t, where t is an independent variable and s is the sample space and it is a dependent parameter t। So yes, random process is what? Just this, x, s, t, allocating a time dependent function to every sample space, to every outcome of a sample space is a random process। So यहाँ पे s एक रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पल स्पेस को, सैम्पल स्पेस, एंड टी डिपेंड कर रहा है एक फंक्शन को जिसके ऊपर चीजें डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द केस इट्स अ टाइम फंक्शन जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट हाँ कभी कभार और कोई फंक्शन भी दे देंगे थे आपको कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इन मोस्ट ऑफ द केस इट्स अ टी बट विच रिप्रेजेंट्स टाइम, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब एस और टी मेरा वेरी करेगा तो कैसी चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एस कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है तो क्या होगा, है ना। अगर मेरा एस यानी कि सैम्पल स्पेस और टाइम स्पेस, ये टाइम डिपेंडेंट दोनों फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैम्पल स्पेस की भी एक ही वैल्यू है और टाइम फिक्स है, यानी कि जिसको ऊपर डिपेंडेंट है वही फिक्स हो गया। तो यार एक्स तो केवल एक ही नंबर रहेगा ना बस, है ना। अगर मैंने टाइम फिक्स कर दिया, है ना,
टाइम फिक्स कर दिया मतलब ये जो है अब वेरिएशन नहीं दिखाएगा, केवल सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग होगा। अब सैंपल स्पेस भी फिक्स कर दिया मैंने, तो ये तो केवल एक नंबर बचेगा ना बस। इफ एस एंड टी बोथ आर फिक्स देन एक्स एस टी यानी कि सेट ऑफ रैंडम प्रोसेस इज जस्ट अ नंबर, राइट। सेकंड केस, इफ टी इज फिक्स्ड यानी कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो तो फिक्स हो गया, बट मेरा सैंपल स्पेस वेरी कर रहा है, तो क्या होगा, यानी कि हर एक को एक ही वैल्यू मिलेगी, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा बिकॉज टी मेरा फिक्स हो चुका है। हेंस इन दैट केस मेरा एक्स एस टी एक रैंडम वेरिएबल होगा, आरपी इज रैंडम वेरिएबल। क्यों होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले केस एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा एस फिक्स है ना, एस मान लो मैंने रख दिया 1, फिक्स हो गया। अब टी यानी कि टी फिक्स है यानी कि एफ ऑफ टी कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2, तो क्या हो गया, जस्ट एक नंबर तो हुआ ही है ना, 1, 2 जस्ट अ नंबर। अब सेकंड केस देखते हैं, इफ टी इज फिक्स्ड यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है बट सैंपल स्पेस मेरा फिक्स नहीं है, तो सैंपल स्पेस मान लो मेरा है 1, 2, 3, ये सैंपल स्पेस है मान लो, एंड इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम मान लो हो गए 5, 6, 7। तो देखो यहाँ पे एस एस जो है वेरी कर रहा है और टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स सॉरी यहाँ पे 5, 5, 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल एलोकेटिंग अ रियल नंबर टू एवरी आउटकम इज अ रैंडम वेरिएबल। सो यहाँ पे टी मैंने फिक्स कर दिया तो जस्ट एक ये रैंडम वेरिएबल हो। थर्ड केस पे आते हैं, इफ एस इज फिक्स्ड देन एक्स एस टी इज अ सिंगल टाइम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो सैम्पल मेरा केवल एक 2 का है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइम का फंक्शन है तो बिकॉज टाइम मेरा फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2t, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इट्स अ सिंगल टाइम फंक्शन, राइट, इट्स अ सिंगल टाइम फंक्शन। इफ एस इज फिक्स्ड देन एक्स एस टी इज अ सिंगल टाइम फंक्शन। अब लास्ट केस मान लो कि एस और टी दोनों वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल एस वेरिएबल का मतलब है मान लो मेरा सैंपल स्पेस हो गया 1, 2, 3, 4 एंड अब टाइम फंक्शन भी वेरिएबल है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मान लो 2t, 4t, 5t, 8t, 12t। तो ये क्या हो गया, एलोकेटिंग अ टाइम फंक्शन टू एवरी आउटकम, दैट इज व्हाट अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स एन आरपी यानी कि रैंडम प्रोसेस। कब, जब एस और टी यानी कि सैंपल स्पेस और टाइम या डिपेंडेंट फंक्शन दोनों वेरिएबल्स हो, देन कलेक्शन ऑफ दैट एक्स एस टी इज अ रैंडम वेरिएबल और अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। सो यस ये 4 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको याद रखना बहुत जरूरी है कि जब मेरा, अब इसको ना याद नहीं रखो, इसको विजुअलाइज करो। मान लो सैंपल स्पेस फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, तो कुछ डिपेंडेंसी हो ही नहीं रही, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल नंबर। अगर टाइम फिक्स है और सैंपल स्पेस वेरी कर रहा है, तो यानी कि हर आउटकम के लिए मेरे पास एक ही वैल्यू होगी, सो दैट इज व्हाट अ रैंडम वेरिएबल। अगर सैंपल स्पेस फिक्स है बट टाइम मेरा कुछ भी फंक्शन हो सकता है, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल टाइम फंक्शन। लास्ट केस एस भी वेरी कर रहा है, टी भी वेरी कर रहा है, सो दैट इज व्हाट अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब मान लो कि क्या है, जो मेरा टाइम या जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है फंक्शन, वो वेरिएबल तो है ही बट वो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था ना कैसे था, डिस्क्रीट मतलब जस्ट पॉइंट, कंटिन्यूस मतलब होल रेंज इन एन इंटरवल इज व्हाट अ कॉन्टिन्यूस, एंड जब वैल्यू केवल पॉइंट्स पे गिवन हो, सो दैट रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट, ठीक। कंटिन्यूस में तो वो कंटिन्यूस था एंड पॉइंट पे था डिस्क्रीट, ठीक है। सो इफ द पैरामीटर सेट t is discrete, then random process will be denoted by xn और x सबस्क्रिप्ट n, यानी कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो मेरा हो गया डिस्क्रीट, यानी कि उसे केवल टाइम की वैल्यू गिवन है, तो मैं उस रैंडम को दिखाऊंगा xn से, xn और ऐसे xn, ठीक है। याद रखना, अगर कब होगा ये, जब मेरा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन केवल और केवल डिस्क्रीट हो, ठीक है। देन आई विल रिप्रेजेंट द रैंडम प्रोसेस एस एक्स ब्रैकेट में एन और इधर एक्स सबस्क्रिप्ट एन, ठीक है। सेकंड केस, इफ द पैरामीटर सेट t इज कॉन्टिन्यूअस देन द रैंडम प्रोसेस विल बी डिनोटेड बाय x ब्रैकेट में t, ठीक है। अगर अब वो मेरा जो t है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, मान लो वो रेंज में गिवन है, then I will represent the random process by x bracket में t। और हम अपने चैप्टर में 99% ऑफ द टाइम्स यही कंसीडर कर रहे होंगे जब मेरा टाइम वेरिएबल continuously वेरी कर रहा है। So in that case I will represent the random process by capital X bracket में t। So देखो random process is always denoted by capital X
अब ब्रैकेट में n आएगा, ये सबस्क्रिप्ट में n आएगा या फिर पूरा ब्रैकेट में t आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन जो मेरा इंडिपेंडेंट फंक्शन है टाइम या जो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस हुआ तो ब्रैकेट में t आएगा, अगर वो डिस्क्रीट हुआ तो n आएगा या फिर सबस्क्रिप्ट में n आएगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। एंड मेजरली केस में वही होगा कि मेरा टाइम फंक्शन होगा दैट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस वन, सो आई विल रिप्रेजेंट देयर बाय एक्स ब्रैकेट में t, राइट। तो देखो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस, ठीक है। अभी तक मैंने क्या देखा था, रैंडम प्रोसेस क्या होता है, collection of sample space and that function is dependent on the t मान, for example time। तो रैंडम प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एक्स इज टी। सेकेंडली मैंने क्या पढ़ा था कि मैं सैम्पल स्पेस और अगर टाइम को जैसे जैसे वेरी करूंगा मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड थिंग मैंने देखी थी कि जो टी होता है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ रैंडम प्रोसेस में, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो एक्स टी, अगर डिस्क्रीट है तो एक्स ब्रैकेट में एन, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस अवेलेबल, राइट। तो देखो पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम सीक्वेंस, थर्ड होता है डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोसेस। सब में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कैसे, कोई तो सीक्वेंस है ना, कोई तो प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पे हम फिर से वही चीज पढ़ेंगे, सैम्पल स्पेस और टाइम की डिपेंडेंसी। पहले हमने देखा था कि वो या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अब हम देखेंगे या तो वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो या एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूस, ऐसे, ठीक है। सो डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस पे आते हैं, डीआरएस, डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस। तो देखो इस केस में क्या होता है कि मेरे बोथ टाइम एंड सैम्पल स्पेस दोनों डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब पार्ट बाय पार्ट वैल्यू पता है मेरे को, एट पॉइंट मेरे को वैल्यू पता है, ठीक है। सो डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस मतलब कि दोनों डिस्क्रीट होंगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं हर एक का। फॉर एग्जांपल इफ xn रिप्रेजेंट्स द आउटकम ऑफ nth टॉस ऑफ अ फेयर डाइस, ठीक है। मान लो ये मेरे पे एक प्रोसेस गिवन है कि xn रिप्रेजेंट्स द आउटकम ऑफ द nth टॉस ऑफ फेयर डाइस। सो देखो व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज सैंपल स्पेस, जो भी आउटकम आएगा ना मेरा दैट इज अ सैंपल स्पेस, एंड जिस जिस वैल्यू के आएगा दैट इज माय टाइम। या ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट किस ऊपर, एन के ऊपर, है ना। अगर एक्स एन मैं कह रहा हूँ, अच्छा पहली चीज एक्स एन का मतलब क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, एक्स एन मतलब क्या है, जो मेरा टाइम फंक्शन है दैट इज डिस्क्रीट, है ना। अगर मेरा टाइम फंक्शन डिस्क्रीट है देन आई विल प्रेजेंट एज एक्स एन, ठीक है। सो टाइम फंक्शन डिस्क्रीट है मेरा, कैसे वो चीज देखते हैं आप, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं एन डाइस टॉस कर रहा हूँ या फिर एक ही डाइस को एन टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पे एक डाइस है 1 2 3 वर्सेस, इसका आउटकम्स पॉसिबल है 1 2 3 अप टू 6, दैट इज माय सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस इज व्हाट, आउटकम, तो आउटकम कैन बी फ्रॉम 1 to 6। अब टाइम क्या है या फिर डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये nth के ऊपर डिपेंडेंट, n के ऊपर। तो n क्या है, इंटीजर है कोई, है ना। nth मतलब क्या है, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अप टू सो अनटिल जहां तक भी चले, ठीक है। तो जो मेरा टाइम है और जो मेरा सैंपल स्पेस है दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों की एट ही पॉइंट वैल्यू पता है, यानी कि 1 है 2 है 3 है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो हेंस बोथ ऑफ देम आर डिस्क्रीट, सो हेंस वी कॉल इट एज डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस। कब, जब मेरा सैंपल स्पेस और टाइम दोनों के दोनों डिस्क्रीट हो, ठीक है। सो एक बार और समझाता हूँ मैं। अगर मैं एक डॉस को एन टाइम्स टॉस कर रहा हूँ तो मैं उसका आउटकम स्टडी कर रहा हूँ। आउटकम क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सैंपल स्पेस इज बेसिकली आउटकम। सो आउटकम कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 6, दैट्स ओनली इंटीजर यानी कि डिस्क्रीट। सेकंड थिंग कि वो किस पे डिपेंडेंट है, तो एन के ऊपर तो डिपेंडेंट है, लाइक कितने कितने टॉस कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना वो। तो nth इज माय टाइम एंड n कैन बी वेरी फ्रॉम 1 to so until infinite, ठीक है। So hence it's a discrete, both of them are discrete, hence we call it as discrete random sequence। अब सेकेंड पे आते हैं, continuous random sequence। continuous random sequence का मतलब क्या है कि मेरा टाइम डिस्क्रीट है लेकिन सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूस। कैसे, एग्जांपल देखते हैं।
इफ xn रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द nth आवर ऑफ अ डे, देन देखो क्या होगा। मेरा आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर कैन टेक एनी वैल्यू इन दैट रेंज। फॉर एग्जांपल 94.8, है ना, 40.0 और एनीथिंग इन दैट इंटरवल, it can represent any value, hence the outcome is a continuous function और sample space is a continuous। अब देखो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्स एन, एन मतलब nth आर, फिर से भाई nth आर मतलब क्या? डिस्क्रीट टाइम फंक्शन कैन बी 0 1 2 3 अप टू एनीथिंग डी 24। क्यों? क्योंकि एक डे की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम 24 आवर्स होते हैं। सो फ्रॉम 1 टू 24 कैन टेक एनी वैल्यू, हेंस देखो टाइम फंक्शन डिस्क्रीट है, 1 टू 24 एनी वैल्यू, एंड मेरा सैम्पल स्पेस यानी कि आउटकम, it's a continuous function, so hence it's a continuous random sequence or CRS। ठीक है, so CRS means time discrete sample space continuous। कैसे? temperature can take any value from a range and time can take exact value like 1 2 3 up to 24, right? so ये दो थे मेरे types of sequence। देखो sequence थे। अब हम पढ़ेंगे process like discrete random process and continuous random process। सो देखो डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस का मतलब मेरा टाइम फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन सैम्पल स्पेस डिस्क्रीट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा एक्स टी, अब देखो यहाँ पे एक्स टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैंने ऊपर बताया था कि अगर टाइम फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है सो आई रिप्रेजेंट द रैंडम प्रोसेस बाय एक्स टी। सो अगर मेरा एक्स टी दिखा रहा है नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिसीव्ड इन दैट इंटरवल फ्रॉम 0 टू 30। सो अब देखो जो मेरा सैम्पल स्पेस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर, यानी कि मेरा आउटपुट क्या है? नंबर ऑफ फोन कॉल्स। अब नंबर ऑफ फोन कॉल कितने होंगे? कोई इंटीजर ही होंगे, 0 1 2 अप टू साउंड एनी वैल्यू, है ना, बट है तो इंटीजर ही। हेंस द आउटपुट इज और सैम्पल स्पेस इज अ डिस्क्रीट, हेंस इट इज डिस्क्रीट। एंड अब टाइम की वैल्यू ना उस इंटरवल के बीच में कुछ भी हो सकती है, लाइक फ्रॉम कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ 1.1 आवर्स के बाद कितनी मेरे फोन कॉल्स आई थी, या फिर 1.111110 आवर्स पर कितनी कॉल्स आई थी, ठीक है। सो दैट टाइम फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस, लाइक पूरी रेंज में वो कुछ भी वैल्यू ले लेगा, कुछ भी, ठीक है। सो द टाइम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड द सैम्पल स्पेस इज डिस्क्रीट, है ना। एंड एग्जाम्पल क्या था कि नंबर ऑफ फोन कॉल्स, तो आउटपुट क्या हो गया? एक इंटीजर, एंड टाइम क्या हो गया? एक रेंज। सो हेंस इट्स अ डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस। लास्ट पे आते हैं अ कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोसेस। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोसेस का मतलब कि ये मेरा टाइम फंक्शन है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड सैम्पल स्पेस भी कॉन्टिन्यूस है, यानी कि दोनों कॉन्टिन्यूस है। देखो जब टाइम फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो मैं दिखाता हूँ एक्स टी से। एक्स टी रिप्रेजेंट्स द मैक्स टेम्परेचर एट अ प्लेस इन इंटरवल दिस। तो देखो मैक्स टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 94.80001 और इट कैन फ्रॉम 100.000 टू एनी वैल्यू। तो वो एक रेंज में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, है ना, लाइक एनी डेसिमल एनी फ्रैक्शन कुछ भी। सो हेंस माय टाइम फंक्शन इज continuous and sample space is also continuous। sample space कैसे कि टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड टाइम क्यों? बिकॉज वो 0 से t की वैल्यू कुछ भी वैल्यू ले लेगा, कुछ भी, ठीक है। सो हेंस मेरे दोनों कॉन्टिन्यूस होगा, एंड मेजरली केस में हम कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोसेस को ही स्टडी कर रहे होंगे, लाइक मेरा सैम्पल स्पेस भी कॉन्टिन्यूस एंड टाइम फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस। सो यस, ये थे मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। So firstly I studied about what is random process, है ना, और जब मेरा सैम्पल स्पेस और टाइम वेरी करा तो कैसे चीजें वेरी करती हैं। अगर मेरा t जो है डिस्क्रीट है देन आई विल रिप्रेजेंट एज xn, अगर t कॉन्टिन्यूस है तो xt। और फिर DRS यानी कि डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस, सेकंड थिंग इज कॉन्टिन्यूस रैंडम सीक्वेंस, थर्ड थिंग इज डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस, फोर्थ थिंग इज कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोसेस, राइट। ठीक है, तो मेजरली हम पढ़ते हैं कि जब मेरा टाइम फंक्शन और सैम्पल स्पेस दोनों कॉन्टिन्यूस देन इट रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूस रैंडम प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं ऑर्डर एंड डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की। अब तक हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, अब हम उसकी स्टैटिस्टिक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर एंड डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देन हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर
cumulative distribution function एंड देन फर्स्ट ऑर्डर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सीडीएफ, फर्स्ट ऑर्डर पीडीएफ। तो देखो अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले हम पढ़ते हैं सीडीएफ। तो देखो सीडीएफ को मैं दिखाता हूँ कैपिटल एफ से एंड पीडीएफ को मैं दिखाता हूँ स्मॉल एफ से। ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से रैंडम वेरिएबल से, ठीक है। सीडीएफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, और पीडीएफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ। सो देखो CDF is what, कैपिटल F ब्रैकेट में X कोलॉन T, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रैंडम प्रोसेस एंड उस रैंडम प्रोसेस का CDF। तो CDF का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट तक सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन है ना, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से लेकर के उस पॉइंट तक की सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन। तो XT का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन अ रैंडम प्रोसेस उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x है ना। सो इस x का मतलब भी यही है कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं तो ये x है मान लो, तो इस पॉइंट तक की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम रिप्रेजेंट CDF। सो माय कैपिटल F ब्रैकेट में x कोलॉन T इज प्रोबेबिलिटी यानी कि समेशन व्हेन माय रैंडम इसकी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू x। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे गौर करना, या मैंने xt यूज करा, यानी कि मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो मेरा टाइम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड उसकी वैल्यू, उस प्रोसेस की वैल्यू x से कम होगी, ठीक है। सो दैट इज माय पीडीएफ। अब देखो अब हम पढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ। अब पीडीएफ is सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ। तो सीडीएफ को डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, differentiation of my CDF is what small f, and differentiation with respect to x होता है, ठीक है। So differentiation of my CDF with respect to x gives me PDF, ठीक है। एंड ये फर्स्ट ऑर्डर को मैं बताऊंगा। तो फिलहाल याद रखो क्यूमुलेटिव मतलब उस पॉइंट तक सारी प्रोबेबिलिटी का समेशन एंड अगर f ऑफ x कोलन t दिखाना हो तो मतलब रैंडम प्रोसेस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। एंड फर्स्ट ऑर्डर पीडीएफ का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम करते हैं nth ऑर्डर के। अब तक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, अब हम करते हैं लेट्स जनरलाइज इट टू nth ऑर्डर। तो देखो हाँ, nth ऑर्डर का मतलब क्या है, अब तक मैं केवल एक सिंगल वेरिएबल में डील कर रहा था x, अब मैं इसको nth ऑर्डर के यानी कि n वेरिएबल के लिए जनरलाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक रैंडम प्रोसेस xt है, मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस है, तो मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट करा x1 t में x1 t1 x2 t2 अप टू so until xn tn, ठीक है। यानी कि जनरलाइजिंग माय रैंडम प्रोसेस इनटू n टर्म्स एंड उस n टर्म्स का pdf और cdf जब मैं स्टडी करूंगा दैट इज कॉल्ड एज nth ऑर्डर। So x1 up to x1 x2 up to so until xn represents n variables and ये small f क्या है, pdf। So pdf of x1 comma x2 up to so until xn and that is depending on t1 t2 so until tn is what, nth partial derivative of cdf and cdf क्या है, x1 x2 up to so until xn that is depending on t1 t2 so until tn and differentiation again with respect to x जैसे ऊपर करा था, है ना। सिंपल, जस्ट सिंपल। nth ऑर्डर में कुछ नहीं होगा, केवल मैं n वेरिएबल के लिए एक्सटेंड कर दूंगा, नथिंग एल्स। x1 डिपेंडेंट है t1 पे, है ना, x1 डिपेंडेंट है t1 पे, x2 डिपेंडेंट है t2 पे, ऐसे करते करते जाएंगे बस, ठीक है। बहुत सिंपल है बस। nth पार्शियल डेरिवेटिव with respect to del x1 del x2 del xn, right? So pdf और cdf क्लियर है, pdf is differentiation of cdf और cdf is integration of pdf and cdf मतलब कि अगर मेरे पास लिखा कैपिटल एफ एक्स टी यानी कि उस रैंडम प्रोसेस की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो स्पेशल क्लासेस ऑफ रैंडम प्रोसेस, देखो रैंडम प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, लाइक कि स्पेशल केस कौन से होते हैं। कुछ हमारे पास स्पेशल केस होते हैं जैसे कि मार्कऑफ प्रोसेस। मार्कऑफ प्रोसेस एक रैंडम प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मेरा फ्यूचर बिहेवियर है दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द करंट स्टेट बट नॉट ऑन द पास्ट स्टेट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे होने वाले लेक्चर्स में, बट अभी एक लिए याद रख लो कि एक रैंडम प्रोसेस होता है इसके अंदर केवल जो मेरी फ्यूचर की वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्रेजेंट नॉट ऑन द पास्ट। सेकेंड थिंग, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास
टाइम फंक्शन इंक्रीज करा यानी कि t1 इज लेस देन t2 अप टू सो अंटिल tn, देन जो मेरा डिफरेंस होगा एक एक का यानी कि x2 माइनस xt1 x3 माइनस xt2 अप टू सो अंटिल xn माइनस xn माइनस 1 that are independent, and that set of independent are called as a random process or independent increment process, and इसके एग्जाम्पल होते हैं वाइनर एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन प्रोसेस। इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे आगे, बट अभी के लिए कुछ याद रख लो कि एक स्पेशल क्लास होती है जिसके अंदर मेरा टाइम इंक्रीज करता है एंड जो पेयर होता है आपस में डिफरेंस के वो इंडिपेंडेंट होता है, एंड केस होता है पॉइजन एंड वाइनर। ठीक है, द लास्ट थिंग इज स्टेशनरी प्रोसेस। इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक ही मेरा स्टेशनरी प्रोसेस का टॉपिक आएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि स्पेशल क्लास थी रैंडम प्रोसेस की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं एवरेज वैल्यूज ऑफ रैंडम प्रोसेस। अब देखो किसी भी रैंडम सिग्नल को मेरे को अगर एनालाइज करना है, सो आई हैव टू एनालाइज इट्स मीन, वेरिएंस एंड अप टू सॉन्टल ये वाली टर्म्स। अब देखो कैसे करते हैं मीन ऑफ अ रैंडम प्रोसेस। अब देखो रैंडम प्रोसेस मैंने एज्यूम करा कि जो टाइम है दैट इज माय कॉन्टिन्यूअस, टाइम इज कॉन्टिन्यूअस। तो देखो क्या होगा, आई विल रिप्रेजेंट बाय एक्स टी। ठीक है, सो जो मेरा मीन होगा, मीन ऑफ द होल रैंडम प्रोसेस सेट एक्स टी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ब्रैकेट में एक्स टी, यानी कि होल रैंडम प्रोसेस मीन ऑफ अ प्रोसेस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी। सिंपल। ऑटो कोरिलेशन, अब देखो ये एक नई टर्म आई है आपके लिए, ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिखाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पे एक रैंडम प्रोसेस है एक्स टी, उसके दो मेंबर्स हैं। अब देखो एक प्रोसेस के कितने मेंबर हो सकते हैं डिफरेंट टाइम के लिए। पहला है मान लो एक्स एक्स टी वन, है ना, दूसरा है मान लो एक्स टी टू, यानी कि है तो सेम प्रोसेस बट उनका टाइम अलग अलग है। तो ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक प्रोसेस एक्स टी, उसके दो मेंबर हैं एक्स टी वन एंड एक्स टी टू, देन आई रिप्रेजेंट ऑटो कोरिलेशन बाय आर। वी कैन राइट इट एज आर एक्स एक्स ब्रैकेट में टी वन टी टू। आर एक्स एक्स को लिखा है मैंने क्योंकि पहला फंक्शन भी एक्स है, दूसरा भी एक्स है, तो आर एक्स एक्स ब्रैकेट में पहला वाला टी वन पे है, दूसरा टी टू पे है, तो आर एक्स एक्स टी वन टी टू, और आई कैन राइट इट एज आर एक्स टी वन टी टू और सिंपली आर टी वन टी टू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी वन इंटू एक्स टी टू। सिंपल, दोनों का एक्सपेक्टेशन का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, so my auto correlation is simply expectation of the first member multiplied by expectation of second member, right? अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज ऑटो कोवेरिएंस। अब देखो अगर मेरे पास एक प्रोसेस है एक्स टी, तो उसका ऑटो कोवेरिएंस आई कैन रिप्रेजेंट बाय सी एक्स एक्स टी वन टी टू और सी एक्स टी वन टी टू और सी टी वन टी टू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर टी वन टी टू। आर मतलब क्या, ऑटो कोरिलेशन माइनस मीन ऑफ टी वन माइनस मतलब इंटू माइनस मीन ऑफ टी वन इंटू मीन ऑफ टी टू। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। ऑटो कोरिलेशन मतलब याद रखो दो मेंबर्स होते हैं, दोनों की एक्सपेक्टेशन का मल्टीप्लिकेशन। ऑटो कोवेरिएंस मतलब क्या है कि आर टी वन टी टू माइनस म्यू टी वन इंटू म्यू टी टू। ठीक है, अब देखो एक चीज, अगर मेरे को मान लो किसी का वेरिएंस निकालना है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को निकालना है एक्स टी वन का वेरिएंस, तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है ऑटो कोवेरिएंस का। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑटो कोवेरिएंस के फॉर्मूले में यहाँ देखो टी वन टी टू आता है, तो मैं अगर मान लो मेरे को एक्स टी वन का निकालना है, तो मैं टी टू की जगह भी टी वन पुट कर दूंगा, यानी कि मैं सिंपली सी टी वन कॉमा टी वन निकाल दूंगा। that will represent my variance of xt1 xt1। ठीक है, c t1 comma t1 represent the variance of xt1। कैसे, मैं दिखाता हूँ। याद रखो कि आपको अगर कभी वेरिएंस निकालना है तो ऑटो कोवेरिएंस के फॉर्मूले में t2 की जगह भी t1 पुट कर दो, है ना। अब देखो कैसे, अगर मान लो मैं t2 की जगह भी t1 पुट कर रहा हूँ, या फिर मैं c t1 t2 निकाल रहा हूँ, c t1 comma t1, तो ये क्या हो गया आर टी वन टी वन। अब आर टी वन क्या होता है, आर टी वन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी वन का स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन स्क्वायर, है ना, माइनस म्यू टी वन इंटू म्यू टी वन, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
एंड मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, सो हेंस दैट रिप्रेजेंट्स माय वेरिएंस। तो अगर आपको कभी भी वेरिएंस निकालना हो किसी प्रोसेस का, सिंपली ऑटो कोवेरिएंस के फॉर्मूले में t1 और t2 दोनों सेम पुट कर दो तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट टर्म की तरफ, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस है xt, तो उसका कोरिलेशन यानी कि कोरिलेशन ये था ऑटो कोरिलेशन, इसका कोफिशिएंट यानी कि रो, आई रिप्रेजेंट इट बाय रो एक्स एक्स और रो टी वन टी टू। इसका फॉर्मूला होता है सी टी वन टी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ सी टी वन इंटू सी टी टू। ये क्या है, ये वेरिएंस है एक्स टी वन का, ये वेरिएंस है एक्स टी टू का, यानी कि न्यूमरेटर में आएगा ऑटो को वेरिएंस, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ दोनों का वेरिएंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, याद रख लो, क्योंकि इन चारों फॉर्मूलों को याद रखे बिना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मीन क्या होता है, सिंपली एक्सपेक्टेशन। ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या है कि दो मेंबर है एक्स टी वन एक्स टी टू, सो दोनों की आप म्यू निकाल लो, expectation, right? Third thing is autocovariance. Autocovariance represents cxx and इसका फॉर्मूला होता है simply rt1t2 minus mu t1 into mu t2. Last thing, correlation coefficient, that is simply rho, इसका फॉर्मूला होता है simply autocovariance upon under root of दोनों का variance का multiplication. ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ऑटो कोरिलेशन और ऑटो कोवेरियंस। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस कोरिलेशन और क्रॉस कोवेरियंस और क्रॉस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और देखो क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है कि मेरे पास एक ही प्रोसेस है एक्स, क्रॉस का मतलब क्या है, दो प्रोसेस है। ऑटो मतलब होता है सिंगल, क्रॉस मतलब होता है दो। क्रॉस का मतलब क्या है कि अब तक मैं केवल एक्स टी को स्टडी कर रहा था, अब मैं करूंगा एक्स टी वन को स्टडी और वाई टी टू, यानी कि दोनों को साथ में, राइट। अब तक मैं केवल एक्स टी वन और एक्स टी टू ये कर रहा था पढ़ाई, अब मैं करूंगा एक्स टी वन और अब वेरिएबल चेंज हो गया वाई एंड दैट टी टू। ठीक है, सो उसका क्रॉस कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस कोरिलेशन मींस दिस वन आर एक्स एक्स, बट यहाँ मैं दिखाऊंगा उसको आर एक्स वाई से, आर एक्स टी वन कॉमा वाई टी टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अब प्रोसेस हो गया आपके एक्स और वाई, सो आई रिप्रेजेंट इट बाय आर एक्स वाई। एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, पहले क्या था, पहले का मल्टीप्लीकेशन दूसरे का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी सेम, पहले का मल्टीप्लीकेशन इनटू दूसरे का मल्टीप्लीकेशन, एक्स टी वन इंटू वाई टी टू का एक्सपेक्टेशन रिप्रेजेंट्स माय क्रॉस कोरिलेशन। ठीक है, तो ऑटो में क्या था, सिंपल एक्स टी वन इंटू एक्स टी टू एक्सपेक्टेशन, यहाँ आ गया एक्स टी वन इंटू वाई टी टू एक्सपेक्टेशन, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज क्रॉस कोवेरियंस। ये क्या होता है, क्रॉस कोवेरियंस मींस अब मेरे पास प्रोसेस अगेन वही है एक्स टी वन and yt2. Now instead of 1 I have 2 xt1 and yt2. अब पहले कोवेरियंस फॉर्मूला क्या था, rt1t2 माइनस म्यू t1 इंटू म्यू t2। अब क्या हो गया, r xyt1t2 माइनस म्यू xt1 इंटू म्यू yt2। सिंपल है, कुछ नहीं करा मैंने, केवल r x x की जगह r xy लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया r x y माइनस यहाँ कर दिया मैंने म्यू x, यहाँ कर दिया म्यू y। ठीक है, तो बस सिंपली पहले एक का मीन दूसरे का मीन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम आर एक्स वाई, सिंपली। एंड आर एक्स वाई का फॉर्मूला मैं पढ़ के आ ही रहा हूँ ऊपर अभी। ठीक है, पहले का इंटू दूसरे का मल्टीप्लीकेशन उस पूरे का मीन। नाउ कम टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, पहले हम पढ़ा था ऑटो कोरिलेशन मींस रो टी वन टी टू या रो एक्स एक्स, अब मैं पढ़ रहा हूँ रो एक्स वाई टी वन टी टू। सिंपली कुछ नहीं करना, सी की जगह सी एक्स वाई लिख दो एंड अंडर रूट में पहले एक का वेरिएंस निकालो दूसरे का निकालो, सिंपल है ना, सी एक्स एक्स, अब डिनोमिनेटर में सी एक्स एक्स कॉमा सी वाई वाई बाई टी वन टी टू दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट वन, दिस रिप्रेजेंट्स द वेरिएंस ऑफ सेकंड वन। ठीक है, सिंपल था, फॉर्मूला याद रखना है, व्हाट इज मीन, व्हाट इज covariance, what is auto covariance, what is that is correlation coefficient, है ना, what is correlation, उसके बाद क्रॉस कोरिलेशन, फिर क्रॉस कोवेरियंस, फिर क्रॉस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला शीट बनाओ, याद रखो, सब चीजें याद हो जाएंगी, बहुत सिंपल। ठीक है, जस्ट एक चीज याद रखना, ऑटो मतलब एक ही रैंडम प्रोसेस एंड दो टाइम्स, एंड क्रॉस मींस दो रैंडम प्रोसेस दो टाइम।
ठीक है, सिंपल। आप बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज दैट xt is a process with mean equal to 3 and rt1 t2 equal to 9 plus 4 e की power minus 0.2 mod of t1 minus t2. Find mean, variance and covariance of the random process random variable z equal to x bracket में 5 w equal to x bracket में 8। यहाँ बहुत चीजें गिवन है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जस्ट सिंपल थिंग क्या क्या गिवन है, क्या क्या निकालना है। तो देखो, मेरे को पहली चीज मीन गिवन है, सेकंड क्या गिवन है सोचो, मेरे को ये चीजें गिवन है आर, यानी कि आई एम गिवन द ऑटो कोरिलेशन, आई एम गिवन द ऑटो आई एम गिवन द ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, फाइंड मीन, पहले मीन निकाल दे किसका, इन दोनों का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है ना, दिस। अब देखो, जब मेरे पास म्यू एट टी इक्वल टू 3 गिवन है, यानी कि म्यू टी इक्वल टू 3 मतलब क्या है, जो मेरा मीन है दैट इज ओनली 3, फंक्शन ऑफ टाइम है, बट देखो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन टी, बट इसका जो आंसर है दैट इज ऑलवेज 3। लाइक ये कुछ 3t नहीं है, 3t² नहीं है, 1 नहीं है, मतलब 1 नहीं, केवल एक कांस्टेंट है 3। तो आप कुछ भी टाइम ले लो, इसका मीन हमेशा 3 ही रहेगा। हेंस पहले दोनों केस में मेरा मीन 3 ही है। सेकेंड थिंग, मीन निकालिए। वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, कोरिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, आपका कोरिलेशन में क्या बताया था कि आप जब सी होता है तो सी में टी वन रख दोनों की जगह। ठीक है, तो जो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है ऑटो कोवेरिएंस का, सो मैं रखता हूँ सी टी वन, तो कोवेरिएंस आ जाएगा मेरे पास, वेरिएंस आ जाएगा मेरे पास R5,5। सपोज मैं t इक्वल टू 5 के लिए निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा R5,5 माइनस μ5 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज माई व्हाट, वेरिएंस एट टी इक्वल टू 5। तो वेरिएंस एट टी इक्वल टू 5 मतलब R55 माइनस μ5 का होल स्क्वायर। R55 मतलब क्या है, यहाँ t1 की जगह 5, t2 की जगह 5 पुट कर दो, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 यानी कि 4। सेम विद दिस, एट t इक्वल टू 8 R8,8 माइनस μ8 होल स्क्वायर, R8,8 निकल जाएगा, तो आ जाएगा 13 माइनस 9 4। तो मेरा मीन और वेरिएंस निकल गया। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जस्ट सी टी वन यानी कि जो ऑटो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है उसमें सी टी वन रख दो, तो आ जाएगा R T1 माइनस म्यू टी वन का होल स्क्वायर। लास्ट थिंग, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस मींस सी। अब सी एट, मतलब हमको पूरे रैंडम वेरिएबल का निकालना है ना, तो सी एट टी वन, टी वन कितना है 5, टी टू कितना है 8, क्यों, क्योंकि टी1 ये रहा, टी2 ये रहा। हमको कोवेरिएंस रैंडम वेरिएबल का निकालना है पूरे का, तो सी 5,5,5,8,8 हो गया। अब देखो मैंने सी 5,5 निकाल लगा, कैसे, वेरिएंस ऑफ 5, सी 8,8 निकाल लगा, कैसे, वेरिएंस ऑफ 8। तो सी 5,8 क्या हो गया, सी 5,8 फॉर्मूले के थ्रू मेरा हो गया R5,8 माइनस μ5 इंटू μ8, R5,8 माइनस μ5 इंटू μ8। R5,8 कैसे निकालूंगा मैं, सिंपली T1 की जगह 5, T2 की जगह 8, यहाँ पे आंसर आ जाएगा R5,8 माइनस μ5 इंटू μ8 निकाल दो, सिंपली वो कितना हो गया 3 इंटू 3, आंसर आ गया 2.195। इजी है, जस्ट फॉर्मूले याद रखो, टर्म्स और डिनोशन याद रखना, कौन सी है कौन आर है ना। तो जैसे आर कहते हैं यहाँ पे कोरिलेशन, हमको वेरिएंस निकालना था, तो मैंने कोवेरिएंस के फॉर्मूले में मैंने सिंपली क्या पुट कर दिया, टी वन पुट कर दिया ऑटो कोवेरिएंस में, राइट। एंड देन मेरे को अगर लास्ट में कोवेरिएंस निकालना था, तो T1 की जगह 5,8 पुट कर दिया। आप बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर a random process xt equal to a cos omega t plus theta where a and omega are constant, theta is uniformly distributed random variable and 0 to 2 by, find mean and autocorrelation of the process xt। अब देखो मीन निकालना है, मीन का सिंपल फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी कि ई एक्स ऑफ दिस दिस होल प्रोसेस, इसका एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है ना। ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास पीडीएफ, है ना। अब देखो इस फंक्शन का पीडीएफ कैसे निकालें, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो पहले वेरिएबल देखो,
ये वेरिएबल क्या है यहाँ, वेरिएबल यहाँ पे है थीटा। क्यों, क्वेश्चन लिखा है पे थीटा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा देखो, थीटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका पीडीएफ हो जाएगा 1/b-a। याद है मैंने पढ़ाया था आपको रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशंस में कि अगर मेरा फंक्शन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसका पीडीएफ हो जाएगा, अगर रेंज ए टू बी है तो 1/b-a। तो ये हो गया 1/2π-0। तो ये मेरे पास पीडीएफ आ गया 1/2π, है ना, मेरा पीडीएफ आ गया ये। एंड यस, तो मेरा मीन आ गया इंटीग्रेशन दैट फंक्शन यानी कि cos ओमेगा टी प्लस थीटा इनटू a इनटू पीडीएफ यानी कि 1/2π with respect to d theta and limits from 0 to 2π just integrated। cos का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास व्हाट, sin। लिमिट्स पुट कर दो, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि sin 2π प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, तो यहाँ से ये सही कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिंपल। आपको क्वेश्चन पढ़ना था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएफ इज 1/b-a एंड फॉर्मूला ऑफ मीन इज इंटीग्रेशन दैट फंक्शन इनटू पीडीएफ, राइट। अब मेरे को लास्ट चीज निकालनी है, ऑटो कोरिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ऑटो कोरिलेशन को याद करो। दैट इज सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ होल इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड। तो देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ xt1 इनटू xt2। अब देखो xt1 का मतलब क्या है, a cos ओमेगा t1 प्लस थीटा। xt2 का मतलब क्या है, a cos ओमेगा t2 प्लस थीटा, इन पूरे का मीन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी वन प्लस थीटा इंटू कॉस ओमेगा टू प्लस टी टू प्लस थीटा। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर बाहर ले जाऊंगा। अब कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो कॉस ए प्लस कॉस बी के टर्म्स में होता है। उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा सिंपली। यहाँ पे आगे ट्रिग्नोमेट्री लग गई। बस आपको फॉर्मूला याद रखना था क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ऑटो कोरिलेशन मतलब R T1 T2, that is expectation of XT1 into XT2. Last thing is auto covariance, that is R T1 T2 minus mu T1 T2, and correlation coefficient rho equal to C T1 T2 upon under root C T1 T1 into C T2 T2. So just that was the averages of a random process. अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेशनरी प्रोसेस आगे की चीजें कवर कर रहे होंगे, बट हाँ अभी तक की चीजें इजी हैं। जस्ट फॉर्मूला दो, नोट डाउन करो एंड याद करो, ठीक है। एंड क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी थ्योरी थी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर पार्ट पसंद आया हो देन प्लीज प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया तो। एंड ये नोट्स आपको मिल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, पहली लिंक इसी की होगी। एंड कुछ भी डाउट हो तो डू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, आज अपनी क्लास एंड करते हैं एक पॉजिटिव नोट से। यस यू कैन डू इट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। So yes, with this we end our class. So please do not forget to like, comment, share and subscribe. We will meet you in the next lecture. Till then, bye bye.